अध्याय 21 हुक किस तकनीक की शक्ति। क्या मूंगे पर फल उग सकते हैं? यह विचार सार्थक के मन में कौन था, लेकिन उसने तुरंत इसे खारिज कर दिया। सार्थक तैरकर करीब पहुंचा और तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। ये सारी हड्डियां कहां से आईं? जी हाँ, वहां हर जगह हड्डियां बिखरी हुई थीं, मछलियों की हड्डियां, कछुए के खोल और यहां तक कि इंसानों की हड्डियां भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां एक से अधिक मानव कंकाल थे। जब सार्थक ने उस छोटे, गहरे लाल रंग के पेड़ पर लगे फल को दोबारा देखा, तो वह चौंक गया। वास्तव में डेटा उत्पन्न हो चुका था। नाम बैंगनी बांस का पेड़। स्तर 10। गुणवत्ता सर्वोच्च श्रेणी। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित है। उपभोग के प्रभाव। संग्रहणीय वस्तु बैंगनी बांस का फल। अवशोषक बैंगनी बांस का फल। सार्थक को तुरंत याद आ गया कि फोन्जे ने गांव के मुखिया को एक समुद्री बथौर्न फल फेंका था। सार्थक ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन उसने गांव के मुखिया की अपार खुशी देखी थी। ये सोचकर हैरानी होती है कि उसे सचमुच ऐसी अद्भुत चीज मिल गई। ये सचमुच एक बेहतरीन वस्तु थी। वह बस सोच रहा था कि यह समुद्री बथौर्न फल से कितनी अलग थी। वगैरह। सार्थक तुरंत शांत हो गया। ये जगह लाशों से भरी पड़ी थी। आगे कुछ भयानक जरूर होने वाला है, वरना ये लोग और ये जीव क्यों मर रहे होते। सार्थक तुरंत कुछ मीटर पीछे हट गया और उसने दूर से देखा कि एक नुकीली मछली के आकार का खंजर मूंगे में फंसा हुआ है। ये चीजें किसी मृत व्यक्ति की होनी चाहिए। छुरी मछली काटने वाले खंजर के अलावा सार्थक ने इनका बारीकी से निरीक्षण किया और पाया कि इनमें एक मछली पकड़ने वाली छड़ी और एक पतली लोहे की छड़ भी थी। उस महीन लोहे की छड़ को देखते ही सार्थक ने तुरंत अपने पीछे से वह महीन लोहे की मछली पकड़ने वाली छड़ निकाल ली। मूंगे की लाठी आत्मरक्षा के लिए होती है, लेकिन असली लड़ाई में मूंगे जैसी खुरदरी चीज को संभालना वाकई मुश्किल होगा। दूसरी ओर लोहे की लाठी चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, आखिर लोहे की लाठी ही तो होती है ना? पुकारे। सार्थक ने मछली पकड़ने का कांटा फेंका, जो लोहे की पतली छड़ में फंस गया और एक बार उसमें लिप भी गया। यही अंतर है मछली पकड़ने की अद्भुत तकनीक और साधारण तकनीक में। मछली पकड़ने की सामान्य तकनीकें मछलियों को पकड़ने के लिए बनाई गई हैं और उन्हें भागने से रोकने के लिए कुशल उपयोग की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर हुक से मछली पकड़ना एक अनोखी विधि का उपयोग करता है, जिसमें हुक, लाइन और रॉड को एक इकाई में मिला दिया जाता है, और यह एक तरह से मछली से लड़ने की तकनीक के रूप में विकसित हो चुका है। हालांकि सार्थक ने अभी कुछ ही समय अभ्यास किया था और वह अभी तक बहुत निपुण नहीं था। इस यात्रा का एक उद्देश्य हुक चुंबन तकनीक का अभ्यास करना था, और वह इसके शुरुआती प्रयोग से ही चकित था। सार्थक ने खींचा और लोहे की छड़ उसके हाथ में आ गई। इसी विधि का प्रयोग करते हुए उसने मूंगे की चट्टान में फंसी हुई मछली काटने वाली कटार को भी बाहर खींच लिया। बाकी चीजों की बात करें तो मुझे इंसानी हड्डियां तो दिखीं, लेकिन कोई हथियार नहीं मिला। कुछ मछली पकड़ने वाली छड़ें थीं, लेकिन सबसे अच्छी वाली लोहे की छड़ें थीं, जिन्हें मैं अभी ले जा नहीं सकता था, और वे सिर्फ बोझ ही होती। कछुए का खोल। वांग परिवार और टाइगर हेड गैंग दोनों एक कछुए के खोल के लिए लड़ रहे हैं। यह जरूर कोई अच्छी चीज होगी। पुकारे। हुक को खींचा गया और एक झटके में सार्थक के चेहरे के भाव बदल गए। इतना भारी, 100 पाउंड से भी ज्यादा, वह इसे कैसे उठाएगा? सार्थक का दिल बुरी तरह दुख रहा था। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा नहीं चाहता था, बल्कि कवच इतना भारी था कि वह सतह पर तैर ही नहीं पा रहा था। कितना बड़ा नुकसान। हम खजाने के पहाड़ में गए और खाली हाथ लौट आए। ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन सार्थक ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत कछुए के खोल को छोड़ दिया और अपना ध्यान बैंगनी बांस के पेड़ की ओर मोड़ दिया। सार्थक को इसमें बहुत दिलचस्पी थी। ये बैंगनी बांस का पेड़ तो बस डंडे बनाने के लिए एक प्राकृतिक सामग्री थी। सार्थक इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे इसे फंसाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। अगर वह सफल हो गया तो क्या होगा? अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? अंत में सार्थक और अधिक संयम नहीं रख सका। साधना के मार्ग पर निरंतर बलवान होना आवश्यक है। जीवन और मृत्यु पूर्व निर्धारित है। ये संसार एक क्रूर संसार है, केवल बलवानों की ही आवाज सुनी जाती है। सार्थक के लिए जानलेवा जोखिम उठाना आम बात थी, और उसने दांत पीसकर यह जोखिम उठाया। हालांकि उसने जोखिम उठाया था, सार्थक को मरने का बहुत डर था, इसलिए वह कई दर्जन मीटर पीछे हट गया और खुद को एक मूंगे की चट्टान में फंसा लिया, जहां उसे पैर जमाने के लिए काफी जगह मिल गई। दुर्घटना होने पर वह तुरंत खुद को पानी में उछाल सकता था। अगर वह बच भी नहीं पाता, तो मूंगे की चट्टानें उसकी रक्षा कर लेती।
सूखा। सार्थक ने तुरंत अपना दिल कठोर किया और तेजी से हुक को बैंगनी बांस के फल की ओर फेंका। उस पल उसका दिल जोर से धड़कने लगा। और करीब पुकारे। कांटे ने तुरंत फल को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही कांटा बैंगनी बांस के फल को छुआ, सार्थक ने मूंगे की चट्टान को कांपते हुए महसूस किया और फिर एक मूंगे के छेद से एक बड़ा सिर बाहर निकला हुआ देखा। नाम समुद्री ड्रैगन। स्तर 18। गुणवत्ता दुर्लभ। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित है। उपभोग के प्रभाव। संग्रहणीय वस्तु। अवशोषक। फुफकार। हे भगवान, एक समुद्री ड्रैगन। एक लेवल 18 का दुर्लभ राक्षस। यह एक जाल है। समुद्री अजगर असल में अजगर नहीं था, बल्कि एक प्रकार का समुद्री सर्प था, या अधिक सटीक कहें तो एक समुद्री सांप था। ये बस कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था। क्या यह एक उच्च कोटि का राक्षसी सर्प नहीं था? ये यहाँ कैसे प्रकट हो सकता था? सार्थक को पूरा यकीन था कि वह इस चीज का मुकाबला नहीं कर सकता। सार्थक ने तुरंत धागा खींचकर भागने की कोशिश की, लेकिन खींचने पर भी फल नहीं छूटा। मछली पकड़ने का धागा तना ही रहा। ये समझकर कि वह उसे नहीं पा सकता, सार्थक ने अंत में हार मान ली। आखिर अगर वह खजाना पा भी लेता तो उसका आनंद लेने के लिए उसे जीवित रहना तो जरूरी था। सार्थक ने तुरंत मछली पकड़ने वाली छड़ी को झटका दिया, जिससे छड़ी के बल से होते हुए वह कांटे तक पहुंचा। पल भर में कांटा निकल गया और सार्थक ने फिर से कांटा फेंका, लेकिन इस बार बैंगनी बांस के फल की ओर नहीं, बल्कि अपने से दर्जनों मीटर पीछे स्थित मूंगे के एक टुकड़े की ओर। पलक झपकते ही समुद्री सर्प बाहर निकला। उसकी लाल आंखें सार्थक पर टिकी हुई थीं, मानो कह रहा हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी चीजें ले सकते हो? जैसे ही समुद्री सर्प का विशाल सिर उसकी ओर बढ़ा, सार्थक ने मछली पकड़ने वाले कांटे को तेजी से खींचा और उसे कूश की आवाज के साथ मूंगे की चट्टान के दूसरी ओर फेंक दिया। प्रवाल भित्तियों के बीच एक विचित्र दृश्य सामने आया। सार्थक लगातार अपना कांटा फेंकता और जहां भी कांटा लगता, वह तुरंत उसी दिशा में उड़ जाता। हर बार जब सार्थक उड़ता, तो वह अपने पीछे मौजूद मूंगे की चट्टान से सिर के बल टकराता। ये पूरी प्रक्रिया स्पाइडरमैन के किसी इमारत के बीच से जाले की मदद से निकलने जैसी थी। सार्थक भाई, मैंने सच में आपकी चीजें नहीं चुराई। क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते? सब खत्म हो गया, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। प्रवाल भित्ति लगभग गायब होने वाली थी, इसलिए मैं उस स्थान पर लौट आया जहां से मैं पहली बार नीचे आया था। गहरी सांस लेकर सार्थक ने एक निर्णायक कदम उठाया और तुरंत समुद्री एनीमोन की ओर तैरने लगा। दुर्भाग्यवश उसकी गति थोड़ी धीमी थी, जबकि समुद्री सर्प बहुत तेज था और ऐसा लग रहा था कि सर्प उसे काटने ही वाला है। सार्थक ने दांत पीसते हुए विशालकाय सर्प क्लैम के खुले मुंह पर मछली पकड़ने का कांटा फेंक दिया। क्लिक करें। उसके पीछे से दांत किटकिटाने की आवाज सार्थक के कानों तक साफ साफ पहुंची। ये बहुत खतरनाक था, ये वीरान जगह बहुत खतरनाक थी। पुकारें। भूत सीप का विशालकाय मुंह सार्थक की ओर था, मानो वह सार्थक के आने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही सार्थक करीब पहुंचने वाला था, उसने अचानक अपने शरीर को ऊपर की ओर झुकाया, कलाबाजी की और घोस्ट क्लैम को चकमा देकर आगे निकल गया। अगले ही पल एक विशाल सिर घोस्ट क्लैम से टकरा गया। अगर घोस्ट क्लैम होश में होता तो वह बिल्कुल अवाक रह जाता। इतना बड़ा सिर इस तरह बाहर कैसे निकला हो सकता है? वह इसे काट नहीं सकता। उसके नुकीले दांत बाहर निकले और उसने तुरंत काटने की कोशिश की, लेकिन वे सभी समुद्री अजगर के मांस में फंस गए। समुद्री सर्प क्रोधित होकर दहाड़ा और एक चट्टान से टकरा गया। कब जैसे धातु पत्थर से टकराती है, वैसे ही विशालकाय सीप समुद्री सर्प के सिर से नीचे गिर पड़ी। अगर सार्थक को पीछे मुड़ने का समय मिल जाता तो वह देखता कि सीप के ज्यादातर दांत गायब थे और उसके खोल में एक बड़ा छेद था, यानी वह लगभग मर चुकी थी। एक नीला केकड़ा अपने पंजे उठाए इस दृश्य को देख रहा था, लेकिन सार्थक ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका मछली पकड़ने का कांटा तेजी से निकला, केकड़े के पैर में फंसा और उसने उसे समुद्री सर्प की ओर फेंक दिया। दरार। आधा मीटर लंबे नीले केकड़े को एक ही बार में टुकड़ों में काट दिया गया और उसका एक पंजा अभी भी समुद्री अजगर के मुंह पर लटका हुआ था, जो मांस और खून का एक टुकड़ा बाहर खींच रहा था। सार्थक, अरे बाप रे, फिर से? यार, क्या तुम्हें अब अपना गृहनगर नहीं चाहिए? सार्थक घबरा गया। क्या होगा अगर यह आदमी उसे जाने ही न दे? वह उसे हरा ही नहीं सकता। उस क्षण सार्थक ने समुद्री जल के साथ लहराते हुए एनीमोन के तंतुओं को देखकर अपने दांत भींचे और मन ही मन सोचा, मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। सार्थक का मछली पकड़ने वाला कांटा एनीमोन के एक टेंटेकल पर जा लगा और अगले ही पल अनगिनत एनीमोन टेंटेकल ऊपर तैरने लगे। आगे बाघ, पीछे भेड़िए।
पलक झपकते ही सार्थक एनीमोन की ओर दौड़ा, जिसके हजारों तंतु उसका इंतजार कर रहे थे। सार्थक के हाथ में मौजूद लोहे की छड़ से आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसे पता नहीं था कि उसने उसमें कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा डाली थी, लेकिन उसने एक ही झटके में छड़ को घुमा दिया, जिससे तुरंत पानी का तेज बहाव उत्पन्न हो गया। एनीमोन के तंतु दूसरी ओर मुड़ गए। सार्थक फिर भी एनीमोन की टहनियों में फंस गया, लेकिन सार्थक ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वह दहाड़ते हुए एनीमोन की झाड़ी पर झपटने वाला था, एक विशालकाय मुंह उसके ऊपर मंडरा उठा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सार्थक की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया हो और उसे एहसास हुआ कि उसे अजगर ने निगल लिया है। अच्छी खबर यह थी कि मूंगे की छड़ अजगर के मुंह में फंसी हुई थी। हालांकि सार्थक लोहे की छड़ को पकड़ नहीं पाया और वह अजगर के शरीर से बाहर गिर गई। हे भगवान, ये तो बहुत ही तंग है। सार्थक पूरी तरह से लकवाग्रस्त महसूस कर रहा था। सर्प की मांसपेशियां बेतहाशा सिकुड़ रही थीं और छटपटा रही थीं। सार्थक अभी पूरी तरह से सर्प के अंदर नहीं समाया था, लेकिन आगे क्या होगा कौन जाने। उसने चाकू मछली काटने वाले खंजर को कसकर पकड़ रखा था और उस छोटी सी जगह में ही काट छांट कर काम कर रहा था। बैंग बैंग बैंग। समुद्री सर्प ने हिंसक रूप से संघर्ष किया और पल भर में उसके शरीर पर हजारों छोटे छोटे छेद दिखाई दिए। सार्थक की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उसकी कुछ तंतुओं ने पहले ही समुद्री सर्प के शरीर को भेद दिया था और उसके अंदर गहराई तक प्रवेश कर लिया था। इसे सोख लो, दानव शोधन पात्र। सार्थक को लगा कि वह मरने ही वाला है और उसे पता नहीं था कि ये दानव शोधन पात्र के प्रभाव के कारण हुआ था या नहीं, लेकिन उसकी मांसपेशियां जो कसकर बंधी हुई थीं, थोड़ी ढीली पड़ गईं। मारना। सार्थक बुरी तरह छटपटाया। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। उसे लगा जैसे उसके पैर गलकर हड्डियां बन गए हों। ये सोचते ही सार्थक बेतहाशा छटपटाने लगा और अपनी मछली काटने वाली कटार को बेतहाशा लहराने लगा। मांस का एक टुकड़ा लगभग उसके मुंह में गिर ही गया था। छी, ये तो बहुत कड़वा है। सार्थक के मन में एक विचार कौंधा, सांप का पित्त। समुद्री सर्प का संघर्ष धीरे धीरे कम होता जा रहा था। समुद्री एनीमोन की तंतुओं और दानव शोधन पात्र के दोहरे हमले के कारण उसके लिए इन तंतुओं से मुक्त होना असंभव था। अचानक उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया और वह हिलना डुलना बंद कर दिया। एक फटने जैसी आवाज के साथ एक चमकती हुई आकृति तेजी से सांप की खाल से बाहर निकल आई। सार्थक खून से लथपथ था, लेकिन उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। बाहर आते ही उसने लोहे की मछली पकड़ने वाली छड़ी फेंक दी। एक झटके की आवाज के साथ सार्थक उड़ गया और जिस जगह वह खड़ा था वह तुरंत ही टेंटिकल्स से भर गई। सार्थक का हृदय सामान्य रूप से धड़क रहा था और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संरक्षित होने के बावजूद उसके शरीर में कम से कम दर्जनों छोटे छोटे छेद थे। और समुद्र में खून बहना एक अत्यंत भयावह स्थिति होती है। मैं तुम्हें मेरा पीछा करने दूंगा। मैं तुम्हें शानदार बनने दूंगा। मैं तुम्हें घमंडी बनने दूंगा। मैं तुम्हें मुझे काटने दूंगा। भारी मात्रा में रक्त की फुहार निकल रही थी। सार्थक ने अपने चारों ओर मछलियों के झुंड को तैरते हुए देखा और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन समुद्री सर्प पहले ही अपनी सूंडों और मछलियों के झुंड में समा चुका था। भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है और सार्थक तुरंत भूतिया सीप के पास गया, भूतिया मोती को उठाया और वहां से निकल गया। जब सार्थक बैंगनी बांस के पेड़ के पास पहुंचा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत पेड़ को उखाड़ना शुरू कर दिया, जो पेड़ की बजाय एक सीधी छड़ी जैसा लग रहा था। इसे उखाड़ना उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। सार्थक ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने हाथों में केंद्रित किया और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार पौधे को उखाड़ने में सफल हो गया। जैसे ही उसे खींचा गया, बैंगनी रंग का बांस का फल जमीन पर गिर गया। एक पल के लिए सार्थक मदहोश हो गया। फल से एक मनमोहक सुगंध आ रही थी, हालांकि उसे सूंघने की शक्ति नहीं थी। फल की सुगंध पानी के साथ उसकी त्वचा पर चिपक गई, फिर उसके रक्त में समा गई और अंत में उसके मुंह में पहुंच गई, जहां उसका स्वाद स्वाभाविक रूप से उभर आया। इस समय सार्थक घबराया हुआ था। वह तेज गंध को भी मुश्किल से सहन कर पा रहा था। समुद्र में मछलियों की गंध तो दूर की बात थी, ऊपर से वह खून से लथपथ था और उसे पहले से ही दर्जनों बड़े नीले केकड़े मूंगे की चट्टान पर रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे। गटक। सार्थक ने फल को अपने मुंह में ठूंस लिया और भागने की कोशिश की। बैंगनी बांस का फल उसके शरीर में प्रवेश करते ही उसके भीतर गर्मी की एक लहर दौड़ गई, जिससे भागना असंभव हो गया। सार्थक को लगा जैसे वह पक रहा हो। उसकी त्वचा चमकदार लाल हो गई और उसे असहनीय गर्मी महसूस हुई।
एक प्रकार की तीव्र गर्मी के कारण मेरी कलाई पर रखी लौकी लगातार चमक रही थी और मेरी कलाई में बड़ी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित हो रही थी। सार्थक को स्वयं ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मांसपेशियां तन गई हो, मानो उसका शरीर बपतिस्मा ले रहा हो, ठोस हो रहा हो और उसका रक्त उसकी नसों में तेजी से दौड़ रहा हो। वह लगभग अपने रक्त के बहने की आवाज सुन सकता था। सार्थक हिलने डुलने में असमर्थ था, लेकिन वह देख सकता था कि सैकड़ों बड़े नीले केकड़े उसे घूर रहे थे और उन सभी ने अपने पंजे आपस में कसकर पकड़ रखे थे। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और सार्थक ने महसूस किया कि वह इस स्थिति से बाहर निकल आया है। उसका शरीर अचानक बेहतर महसूस करने लगा। इस समय बड़े नीले केकड़े एक साथ घनी तरह से पैक थे। ये सब देखते हुए सार्थक कांप उठा। उसकी आंतरिक ऊर्जा अभी भी बेतहाशा बढ़ रही थी। कुछ उसकी कलाई में प्रवाहित हो रही थी और कुछ उसके शरीर के भीतर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका नवविकसित शरीर उसे तेजी से अवशोषित कर रहा हो। हालांकि सार्थक की हालत खराब थी, कम से कम वह चल तो सकता था। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। विशाल नीले केकड़े के अलावा उसने तुरंत अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी बढ़ाई और अपने सिर से दर्जनों मीटर ऊपर कई बड़ी काली मछलियां फंसा लीं। सार्थक के कांटे से घायल काली मछलियां भागने की कोशिश करने लगी और सार्थक को एक कोन पर सीधा ऊपर की ओर खींच ले गईं। कुछ ही दर्जन मीटर तैरने के बाद बड़ी काली मछली को एहसास हुआ कि वह बच नहीं सकती, इसलिए वह मुड़ी और सार्थक पर झपट पड़ी। बकवास। टकराना। टक्कर के कारण सार्थक को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उसके आंतरिक अंग बुरी तरह से प्रभावित हुए और उसने मुंह भरकर हवा बाहर निकाल दी। उसने अपनी सारी हवा बाहर निकाल दी और उसकी सांस फूल गई। उसे सांस रोकनी पड़ी। सार्थक ने उस बड़ी काली मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने उसके शल्कों को पकड़ लिया हो और उसके हाथ कट गए। ऊपर जाओ। सार्थक ने अपना खंजर मछली के सिर में घोंप दिया। बड़ी काली मछली दर्द से कराह उठी और फिर से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन सार्थक ने उसके सिर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब जब उसका सिर ऊपर की ओर था तो वह केवल ऊपर की ओर ही तैर सकती थी। सार्थक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे विभिन्न प्रकार की मछलियों का एक घना झुंड उसका पीछा करते हुए दिखाई दिया, जिससे वह लगभग डर के मारे मर ही गया था। वह विशालकाय काली मछली बेहद तेज थी। कुछ ही सांसों में वह पानी की सतह को तोड़कर ऊपर उछल पड़ी। सार्थक ने गहरी सांस ली और फिर कुछ 100 मीटर दूर मछली पकड़ने वाली नाव को देखा। वह अभी भी सही सलामत थी। मछली पकड़ने वाली नाव इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? जल्दी करो, मछलियां जा रही हैं। सिर में खंजर धंसा होने के कारण वह बड़ी काली मछली सार्थक का मुकाबला नहीं कर सकती थी और केवल सार्थक द्वारा निर्देशित दिशा में पानी में भाग सकती थी। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। इस नाजुक क्षण में हर सेकंड मायने रखता था। अभी अभी एक बड़े मुंह ने उसकी पिंडली को काट लिया था। आओ! सार्थक दर्द से चीख उठा, मछली को अपने पैरों से गिराने की हिम्मत न करते हुए और अपने नीचे मौजूद उस बड़ी काली मछली को काबू करने की बेताब कोशिश कर रहा था। जब वे मछली पकड़ने वाली नाव से लगभग 100 मीटर दूर थे, तभी सार्थक ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को तेजी से घुमाया और उसे नाव में मजबूती से फंसा दिया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर सार्थक अंततः नाव पर चढ़ गया। उसके पीछे खड़ी बड़ी काली मछली पहले ही निगल ली गई थी। बैंग बैंग बैंग। उसने उस पर एक दर्जन से अधिक बार प्रहार किया और अंततः उसके पैर पर चिपकी हुई बड़ी काली मछली मर गई, लेकिन फिर भी वह नहीं छूटी। सार्थक को उसे जबरदस्ती खोलना पड़ा। हफ हफ हफ। अपने पैरों से बहते खून को अनदेखा करते हुए सार्थक मछली पकड़ने वाली नाव पर बेसुध पड़ा रहा। यह बेहद खतरनाक था। उन कुछ ही मिनटों में उसे कई बार लगा कि वह मरने वाला है। यह एक चमत्कार ही था कि वह अभी भी जीवित था। कुछ मिनट बाद सार्थक उत्साह से उठ बैठा। वह शक्ति, शुद्ध मांसपेशियों की ताकत और विस्फोटक बल से परिपूर्ण महसूस कर रहा था, और जब वह अपनी मुठ्ठियां भींचता था तो उनसे चटकने की आवाज आती थी। सार्थक ने अपनी कलाई पर नजर डाली। लौकी अभी भी चमक रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए उसने डेटा की जांच की। स्वामी सार्थक, स्तर 5 मध्यम स्तर का मछुआरा। आध्यात्मिक ऊर्जा 682 159। आध्यात्मिक नस स्तर 1 उच्च श्रेणी अपग्रेड करने योग्य। मुख्य साधना तकनीक 0 मछली पकड़ने की तकनीक का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है हुकिंग तकनीक, नश्वर स्तरीय दिव्य रैंक। सार्थक स्तब्ध रह गया। उसने गहरी सांस ली। धिक्कार है, मैंने 800 से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी है। सार्थक हौंफने लगा। कोई और होता तो अब तक अनगिनत बार मर चुका होता। उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी, अब तो उसका भी अंत हो जाता।
और उसने अभी अभी बैंगनी बांस का फल खाया था जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की अज्ञात मात्रा थी, फिर भी अब उसके पास 700 अंक से भी कम बची थी। सार्थक ने बैंगनी बांस के पेड़ को अपने हाथ में लेकर उसका वजन किया और मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, ये सोचकर कि यह बांस की छड़ी से कितना अलग है। अचानक सार्थक को अपनी हथेली में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने झट से अपना हाथ खोला और अविश्वास से देखने लगा। उसकी हथेली में उसके शरीर से एक हरी लौकी उग आई। वह छोटी सी नाजुक लौकी सेब से थोड़ी छोटी थी और उसके ऊपर एक कोमल लौकी का पत्ता था। भौतिक। सार्थक की आंखें चौड़ी हो गईं। आखिर ये लौकी उगी कैसे? उसने उंगली से उसे झटका दिया लेकिन वह हिली तक नहीं। फिर आश्चर्य से उसने पाया कि लौकी उसके हाथ से चिपक गई थी और वह उसे हटा नहीं पा रहा था। सार्थक ने उत्सुकता से लौकी को अपनी आंखों के पास लाकर बारीकी से देखा। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सार्थक ने खुद को एक अंधेरे शून्य जैसे स्थान में पाया। उसके चारों ओर अनगिनत जटिल अक्षर तैर रहे थे। उसके सामने बड़े अक्षरों की 2 पंक्तियां थीं। सार्थक उस पाठ को पढ़ नहीं सका, लेकिन उसने पाठ की 2 पंक्तियों को, या यूं कहें कि 2 शब्दों को पहचान लिया। हथियार निर्माण। आकाश और पृथ्वी को शुद्ध करो। इनमें से हथियारों को परिष्कृत करना शब्द सबसे चमकीला और आकर्षक था, जबकि आकाश और पृथ्वी को परिष्कृत करना वाक्यांश इसके सामने फीका पड़ गया। इसके अलावा सार्थक अपने चारों ओर अन्य शब्दों को भी महसूस कर सकता था, लेकिन ये शब्द अब बिखरे हुए थे और घनी तरह से गुथे हुए, फड़फड़ाते हुए छोटे छोटे पैटर्न के रूप में थे जिससे वे पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं थे। हथियार निर्माण। सार्थक को अचानक एहसास हुआ। इस सुविधा को सक्रिय करने के लिए 2000 आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता होती है। सार्थक ने राहत की सांस ली। 2000 अभी भी एक जोखिम भरा कदम था। उसके बाद सार्थक ने आकाश और पृथ्वी को परिष्कृत करना वाक्यांश पर गौर किया। यदि परिष्करण का अर्थ हथियार बनाना है, तो आकाश और पृथ्वी को परिष्कृत करना का क्या अर्थ है? हे भगवान, 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदु, तुम मुझे लूट क्यों नहीं लेते? सार्थक, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? अगर मैं सिर्फ आत्मा को निगलने वाला मछली का सूप भी पी लूं, तो मुझे 200 से ज्यादा कटोरे पीने पड़ेंगे। ठीक है। सार्थक अवाक रह गया। वह इस बात से बहुत उत्साहित था कि बैंगनी बांस के फल की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद दानव शोधन पात्र में जबरदस्त परिवर्तन आएगा, लेकिन अंत में यह अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा पर ही निर्भर था। क्योंकि सार्थक के पास इस समय पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि उसके हाथ में रखी लौकी गायब हो गई थी। लेकिन एक विचार मात्र से ही लौकी फिर से प्रकट हो गई। तस्क तस्क तस्क, दिलचस्प। ये किसी प्रकार की दैवीय कलाकृति होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल है। इस रहस्य को अच्छी तरह से छिपाकर रखना होगा। इसके बाद सार्थक ने अपने बगल में पड़ी बड़ी काली मछली पर नजर डाली। नाम किशोर आयनहेड मछली। स्तर 8। गुणवत्ता औसत। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 42 अंक। उपभोग के प्रभाव लंबे समय तक सेवन करने से ताकत बढ़ सकती है। संग्रहणीय वस्तु आयनहेड मछली का मस्तिष्क, जो ऊर्जा अवशोषण को बढ़ावा दे सकता है और शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकता है। अवशोषक। आयनहेड मछली। क्या मैं किसी बेहतरीन मछली पकड़ने की जगह पर आ गया हूँ? आयनहेड मछली ये आमतौर पर बेहतरीन मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और ये एक खतरनाक प्रजाति है। ये लोगों और नावों को अपने सिर से टक्कर मारना पसंद करती हैं। लेकिन यह आयनहेड मछली उन मछलियों से काफी छोटी लग रही है जिन्हें मैंने पहले देखा है। सामान्य तौर पर अगर इस चीज से आपको जोरदार चोट लगे तो आपकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। सार्थक को तुरंत वह समय याद आ गया जब समुद्र में उससे चोट लगी थी, एक बेहद दर्दनाक अनुभव जिसने उसे लगभग डर के मारे पैंट में पेशाब करने पर मजबूर कर दिया था। अचानक उसने बैंगनी बांस उठाया और मछली के सिर पर थपथपाया। कब? सार्थक ने अपनी छड़ी से मछली पर फिर प्रहार किया, इस बार काफी जोर से। मछली का सिर पिचकते देख सार्थक ने आखिरकार राहत की सांस ली। वाकई वह बहुत सख्त थी। अगर यह पूरी तरह से विकसित आयनहेड मछली होती तो शायद इसका सिर पल भर में ही मर जाता। अब उसे लगा कि सौभाग्य से वह एक सामान्य मछली पकड़ने के क्षेत्र में था। अगर वह किसी उच्च श्रेणी के मछली पकड़ने के क्षेत्र में होता तो वह अपनी लाइन डालने की हिम्मत भी नहीं करता। सार्थक बुरी तरह घायल हो गया था, मुख्य रूप से एनाकोंडा के पेट के अम्लीय प्रभाव के कारण। उसे एक छोटी आयनहेड मछली ने भी काट लिया था, जिससे उसके आंतरिक अंग अपनी जगह से हट गए थे। उसके पैर की पिंडली पर भी काटा गया था, जिससे बहुत अधिक खून बह रहा था। अरे,
घाव भर रहा है। जब सार्थक अपनी पिंडली की चोट की जांच कर रहा था तो उसने अनजाने में पाया कि उसकी पिंडली पर बना घाव काफी सिकुड़ गया था। कुछ और समय इंतजार करने के बाद घाव काफी हद तक सिकुड़ गया और क्षत विक्षत मांस वास्तव में फिर से बढ़ने लगा। क्या ये सांप के पित्त का प्रभाव हो सकता है, या शायद बैंगनी बांस का फल? कुछ मिनट बाद जब सार्थक शांत हो गया तो उसने महसूस किया कि उसकी इंद्रियां अधिक स्पष्ट हैं और उसके शरीर में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गर्म पानी बह रहा हो, जो बहुत ही आरामदायक था। लगभग 1 घंटे बाद सार्थक उठे और अंगड़ाई ली। उन्हें ताजगी महसूस हो रही थी और उनकी चोटें आधी से ज्यादा ठीक हो चुकी थीं। इस गति से ठीक होते हुए उन्हें 1 घंटे में अपनी पूरी क्षमता वापस पा लेनी चाहिए। लेकिन तुरंत ही सार्थक का चेहरा उतर गया। मूंगे की छड़ गायब थी, लोहे की छड़ गायब थी, कछुए का खोल गायब था और उसे समुद्री अजगर की खाल भी नहीं मिली थी। हालांकि उसे सीप के मुंह में जो मोती मिला था वह नसों को पोषण देने वाला प्रतीत होता था। क्या उसे इसे खा लेना चाहिए? छोड़ो इससे, अभी के लिए इसे रहने देते हैं। मेरे ठीक होने के बाद हम इस तरह की महंगी चीजों के बारे में सोच लेंगे। सार्थक ये कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाया कि समुद्र तल में कितने खजाने छिपे होंगे। लगभग पूरा समुद्र तल सीपियों से ढका हुआ था और सैकड़ों या हजारों विशाल नीले केकड़े एक साथ निकलते थे। घोंघे इधर उधर कूदते रहते थे और मूंगे पहाड़ों की तरह ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए थे। धिक्कार है, एक बार जब मैं उच्च श्रेणी के स्तर तक पहुंच जाऊंगा तो वहां फिर से जाने से पहले मैं निश्चित रूप से कुछ हजार यूनिट आध्यात्मिक ऊर्जा जमा कर लूंगा। अगर सार्थक के इस विचार के बारे में दूसरों को पता चलता तो शायद वे उसे पागल समझते। ऊंचे दर्जे के मछुआरों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि महान मछुआरे भी कई हजार आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं रखते। सार्थक को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि समुद्र तल पर जो मानव हड्डियां उसने देखीं, वे वास्तव में सभी मछुआरे स्तर के व्यक्तियों की थीं। उनकी मृत्यु का कारण सीधा सा था, अपर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण अजगर ने उन्हें आसानी से मार डाला। और समुद्र तल जैसी जगह पर एक बार आध्यात्मिक ऊर्जा अपर्याप्त हो जाए तो समुद्री सर्प से लड़ना तो दूर की बात है, एक अकेला सांप भी एक मछुआरे को मार सकता है। जब सार्थक ने देखा कि उसके घाव ठीक हो गए हैं तो उसने चारों ओर देखा और उसे कोई जहाज नहीं दिखाई दिया, केवल आकाश में कुछ बड़े पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है, इस बार वापस आने पर मैं एयरपोर्ट से हिसाब जरूर बराबर कर लूंगा। उन्होंने मुझे एक खराब जहाज भेज दिया था। हालांकि बड़ी आपदा से बच निकलने वालों का भाग्य अच्छा ही होता है। न केवल उनकी शक्ति में वृद्धि हुई बल्कि उन्हें एक बैंगनी बांस भी प्राप्त हुआ, जो एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक वृक्ष है। कुछ देर आराम करने के बाद सार्थक ने मछली पकड़ना शुरू किया, या यूं कहें कि अपनी हुक एंड स्नैप तकनीक का अभ्यास किया। ये हुकिंग विधि इतनी अद्भुत थी कि यह लगभग जीवन रक्षक कौशल थी, यहां तक कि गहरे समुद्र का स्पाइडरमैन भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। अध्याय 23 टेंटिकल झींगा के विरुद्ध युद्ध। कोमल चुंबन तकनीक अचल तकनीक से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। सार्थक ने इसका गहन अध्ययन किया था। आमतौर पर सभी लोग जिस गतिहीनता तकनीक का उपयोग करते हैं वह सबसे पहले व्यक्ति को बिल्कुल स्थिर चट्टान की तरह अडिग रहने की क्षमता प्रदान करती है। इस चरण में महारत हासिल करने के बाद ही आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया जा सकता है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा मछली पकड़ने वाली छड़ी के माध्यम से मछली के कांटे और हुक तक पहुंचाई जाती है, जिससे मछलियां आकर्षित होती हैं और साथ ही कांटे और हुक से उन्हें होने वाला खतरा भी कम हो जाता है। हालांकि गतिहीनता तकनीक की एक बड़ी कमी यह है कि इसमें काफी समय लगता है और हुक आसानी से छूट सकता है। हुक एंड स्निप तकनीक कहीं अधिक प्रभावशाली है। मछली का स्थान पता होते ही आप तुरंत मछली पकड़ने की डोरी और हुक में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित कर उसे सीधे मछली के चारों ओर लपेट सकते हैं। इसकी गति इतनी तीव्र होती है कि यह पानी में रेंगते हुए सांप की तरह लगती है। धड़ाम! सार्थक ने लापरवाही से एक बड़ी पीली क्रोकर मछली को मछली रखने वाले डिब्बे में फेंक दिया। सार्थक ने धीरे से कहा, नहीं, जब मैंने कांटा फेंका तो मुझे पानी के नीचे स्थानिक उतार चढ़ाव का स्पष्ट एहसास हुआ। अगर मैंने इसे सीधे कांटे में फंसा लिया होता तो कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा बच जाती। धड़ाम! सार्थक ने 7वीं या 8वीं बार उस बड़ी पीली क्रोकर मछली को मछली रखने वाले डिब्बे में फेंक दिया है। सचमुच कम आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हुई। हाँ, मैं तो जीनियस हूँ। सार्थक उत्साहित था। भले ही खपत में केवल 1 अंक की कमी आए हो, लेकिन यदि आप दूसरों की तुलना में कम आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं तो आपका भंडार उनसे अधिक होगा। धीरे धीरे यह बढ़ता जाता है और यही सफलता की कुंजी है। दिन के मध्य तक हरे रंग के चारा से भरा एक डिब्बा खाली हो गया था
और एक मछलीघर बड़े पीले क्रोकर मछलियों से भर चुका था। सार्थक ने लगभग 50 बड़े पीले क्रोकर पकड़े, लेकिन उसने उनमें से 30 से अधिक मछलियों का सारा चारा खा लिया। फिर भी एक मछलीघर में लगभग 20 मछलियां बची हुई थीं। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को 842 अंकों तक पुनः प्राप्त होते देख सार्थक ने उसे अवशोषित करना बंद कर दिया। यदि वह ऐसा करता रहता तो उसके पास मछली कर चुकाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। नहीं, अब मैं बड़ी पीली क्रोकर मछली नहीं पकड़ सकता। मेरे पास हरे रंग के आकर्षण वाले चारे का सिर्फ एक डिब्बा बचा है। काफी रात हो चुकी है, इसलिए मुझे कम से कम 3 मीटर नीचे मछली पकड़ने के लिए कांटा डालना चाहिए। अब मैं नाइफ फिश पकड़ सकता हूँ, है ना? ... सबसे पहले जो जीव नाव पर आया वह नीले खोल वाला कछुआ था। नीले पत्थर चारों ओर उड़ने लगे और सार्थक ने उन्हें अपनी छड़ी से हटाकर नाव पर पटक दिया। शायद छड़ी चलाने में सार्थक काबिल नहीं था, क्योंकि उसे लगातार कई बार चोट लगी और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। लेकिन अगर कोई देख रहा होता तो वह ये देखकर हैरान रह जाता कि हरे कवच वाली मछली से लड़ने के लिए आपको आध्यात्मिक ऊर्जा की भी जरूरत नहीं पड़ी। आपने हमले को झेलने के लिए सिर्फ अपने शरीर का इस्तेमाल किया। सार्थक ने नीले कवच वाली मछली को अचंभित करते हुए बुदबुदाया, कितना नुकसान हुआ। हुक किस तकनीक का एक बार इस्तेमाल करने से 6 आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हो जाती है। नीले पत्थर को पूरी तरह से रोकने के लिए 7 या 8 और ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कुल मिलाकर 10 से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हो जाएगी। वहीं दानव शोधन पात्र एक नीली कवच वाली मछली को निगलने में केवल कुछ दर्जन आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करता है। ये फायदेमंद नहीं है। मैं चाकू मछली पकड़ने की कोशिश करूंगा। सार्थक ने अपनी मछली पकड़ने वाली लाइन को फिर से पानी की सतह से 5 मीटर नीचे डाला। इतनी गहराई पर यह जानना मुश्किल है कि क्या पकड़ा जाएगा। टेंटेकल झींगा को छोड़कर कुछ भी चलेगा। हालांकि सांप तेज होता है, लेकिन अगर कोई तुरंत अपने पूरे शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा से ढक ले और युद्ध तकनीकों को सक्रिय कर दे तो 70 या 80 आध्यात्मिक ऊर्जा के बिंदुओं से इसे पराजित किया जा सकता है। हालांकि टेंटिकल झींगा बेहद विनाशकारी होता है, इसलिए इसे पकड़ना उचित नहीं है। नाइफ फिश पकड़ना ब्लू स्नैपर पकड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, वरना नाइफ फिश के नुकीले कांटे इतने कीमती न होते। असल में नाइफ फिश के फंसने की दर ब्लू स्नैपर की तुलना में लगभग 1/5वां हिस्सा ही है, और नाइफ फिश मिलने की संभावना तो और भी कम है, क्योंकि एक बार नाइफ फिश पानी से बाहर आ जाए तो उसके पास हमला करने का सिर्फ एक ही मौका होता है। अगर वह एक ही हमले में अपने शिकार को नहीं मार पाती तो वह खुद मर जाती है, इसलिए उसका हमला बेहद शक्तिशाली होता है। पिछली बार सार्थक एक ही वार में लगभग कटकर मर गया था। अगर चाकू ढका न होता तो उसकी जान चली जाती। ये 7वीं बार था जब कांटा छूट गया था। सार्थक को कांटे में हलचल महसूस हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई चाकू हवा में चल रहा हो। लेकिन मछली पकड़ने की इस तकनीक का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। आखिर चाकू जैसी तेज धार वाली मछलियों के पास चाकू होते हैं और वे आसानी से मछली पकड़ने की डोरी काट सकती हैं। अचानक सार्थक का हाथ जोर से झटका और आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोट के साथ मछली पकड़ने की डोरी चाबुक की तरह तेजी से चलने लगी। आए, सार्थक ने जोर से झटका दिया और पानी से एक काली परछाई बाहर निकली। पुकारे। ठंडी रोशनी की एक चमक उसकी ओर बढ़ी, लेकिन सार्थक तैयार था। उसके हाथ में मौजूद बैंगनी बांस से हल्की सी रोशनी निकली। सार्थक उछला और उसने बांस की धार तलवार पर फेंक दी। कब चाकू सीधे देख को भेदते हुए मछली रखने वाले डिब्बे में जा घुसा। सार्थक ने फिर अपने बैंगनी बांस के डंडे को घुमाया और उसे चाकू मछली के सिर पर जोर से मारा। चाकू के बिना चाकू मछली नीले कवच वाली मछली से ज्यादा कठोर नहीं थी, जिसके पास नीला पत्थर नहीं था। सार्थक ने उसे एक ही वार में मार डाला। यह थोड़ा नुकसानदेह है। मछली पकड़ने में अभी भी 6 आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन एक बार मछली पकड़ने पर 10 ऊर्जा खर्च होती है। बिना चाकू के मछली पकड़ने में 20 से भी कम आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन यहाँ चाकू काफी मूल्यवान है। इन्हें 50 निम्न श्रेणी के मोतियों के बदले में दिया जा सकता है, जो बुरा नहीं है। रात होते होते सार्थक ने 3 नाइफ फिश और 3 ब्लूफिन टूना पकड़ ली थी और उसके हरे रंग के चारा से भरे डिब्बे आधे खाली हो चुके थे। जैसे ही वह मछली पकड़ना जारी रखने वाला था, अचानक उसे नाव के निचले हिस्से से एक चरमराहट की आवाज सुनाई दी, मानो कोई चीज रेंग रही हो। सार्थक की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या उसे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत थी? यह तो बिल्कुल उस टेंटेकल झींगा राक्षस जैसा लग रहा था। बिना कुछ कहे सार्थक एक मछली के बारे में कूद गया। ये विशाल झींगे अपनी तंतुओं से ज्यादा ताकतवर नहीं थे,
बल्कि खतरनाक थे। जब नीले कवच वाली मछली झपट्टा मारती तो ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ पत्थरों से चोट लगती, उसका वर्तमान शरीर इसे सहने के लिए काफी था। चाकू मछली के पास केवल एक ही ब्लेड था, एक ही वार में वह किसी काटने वाले तख्ते पर पड़ी मछली की तरह हो जाती, पूरी तरह अपने शिकारी के रहमो करम पर। लेकिन तंतुओं वाला झींगा, जब तक उसकी तंतु साबुत रहती, लगातार हमला करता रहता। उसकी तंतु चाबुक की तरह चलती थी, जैसे खींची हुई तलवारें। सार्थक को यकीन था कि अगर वह एक को पकड़ भी लेता तो उसे काफी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती, जो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता। सार्थक को लगा था कि टेंटिकल झींगा मछली चली जाएगी, लेकिन इस बार बात अलग थी। सार्थक को नाव के तल पर टेंटिकल झींगा मछलियों के रेंगने की आवाज सुनाई दी और आखिरकार वे किनारे पर आ गईं। हे भगवान, क्या ये फिर से जहाज पर चढ़ने वाला है? सार्थक अवाक रह गया और मन ही मन सोचने लगा, ये तो हद ही हो गई। मैंने तुम्हें पानी से बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं की और तुम खुद ही नाव पर चढ़ गए। जल्द ही सार्थक को पता चला कि टेंटिकल झींगा जहाज पर चढ़ गए थे और डेक पर रेंग रहे थे। इतने मनमौजी, मैं यहाँ शिकारी हूँ और मैं मछली रखने वाले डिब्बे में छिपा हुआ हूँ, जबकि तुम डेक पर लेटे हुए हो। कुछ देर बाद टेंटिकल झींगा उसके सिर के ऊपर रेंगता हुआ आया और गुनगुनाने जैसी आवाज करने लगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह खाना खा रहा है? सार्थक ने काफी देर तक इंतजार किया और पाया कि आवाज लगातार आ रही थी। कुछ देर बाद सार्थक ने बगल वाले मछलीघर से पानी में छप छप की आवाज सुनी, पानी से मछलियों को बाहर निकालने की आवाज। सार्थक के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। धिक्कार है, क्या ये आदमी उसकी मछली चुरा रहा था? सार्थक का चेहरा उतर गया। ठीक उसके बगल में मछली रखने का कमरा था, जहां ब्लूफिन टूना और रिबन फिश रखी जाती थी। मैंने तो खुद भी इन्हें खाने की हिम्मत नहीं की थी और तुमने अभी अभी एक खा ली, और अब तुम इन्हें पकड़ते रहना चाहते हो। अरे कमीने, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। फिर मैंने देखा कि सार्थक ने अचानक मछली रखने का पिंजरा खोला, बैंगनी बांस पकड़ा और झटके से बाहर कूद गया। वह खुद को रोक नहीं पाया। ये लगभग 20 आध्यात्मिक ऊर्जा थी। तुमने इसे ऐसे ही खा लिया। क्या तुम्हें पता है कि इसे पकड़ने में मैंने कितनी मेहनत की थी? टेंटिकल झींगा चौंक गया और तेजी से 2-3 मीटर दूर भाग गया। यह विशालकाय झींगा 2 मीटर से भी अधिक लंबा था, जिसके 2 लंबे एंटीना उसके शरीर से भी लंबे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन लंबे एंटीना के ऊपर 2 छोटे एंटीना थे। करीब से देखने पर सार्थक को एहसास हुआ कि यह एक और टेंटिकल झींगा था। 2 टेंटिकल झींगे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, हालांकि ऊपर वाला टेंटिकल झींगा आकार में स्पष्ट रूप से आधा था। सार्थक, अरे बकवास दोनों छोड़। एक सरसरी नजर, एक क्षणिक संदेश। नाम टेंटिकल श्रिम्प, स्तर 8, गुणवत्ता औसत, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 52 अंक। सेवन के प्रभाव, झींगा मछली स्वादिष्ट होती है और इसका लंबे समय तक सेवन मानसिक शक्ति को पोषण प्रदान कर सकता है। संग्रहणीय वस्तु, लंबी तंतुकलाएं, 100 लंबी तंतुकलाओं को मिलाकर एक चाबुक बनाया जा सकता है। अवशोषक, सार्थक ने पलकें उठाई और तुरंत अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जा की एक परत से भर लिया, जिससे उसके हाथ में मौजूद बैंगनी बांस भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। ऊपर वाले, नीचे जाओ। आध्यात्मिक ऊर्जा को नीचे रखो। ओह नहीं, मेरा मतलब है मछली को। सार्थक का चेहरा गंभीर दिख रहा था। उसके ऊपर मौजूद छोटा सा झींगा आधे मीटर लंबी रिबनफिश को पकड़े हुए था और पहले ही मांस के कई टुकड़े खा चुका था। सार्थक के खतरे को भांपते हुए विशालकाय तंबूदार झींगा तुरंत क्रोधित हो गया और उसने अपने दोनों तंतुओं को क्षैतिज रूप से घुमाया। स्मैक, झींगे की मूंछें चाबुक की तरह नाव पर जोर से टकराईं, जिससे चटकने की तेज आवाज आई। सार्थक उछलकर दूर हट गया और जिझू तेजी से दूसरी झींगे की मूंछ की ओर बढ़ गई। धिक्कार है, ये तो घोर अन्याय है। तुम लुटेरे हो। सार्थक को महसूस हुआ कि बैंगनी बांस को झींगों की मूंछों ने लपेटा हुआ है और उस पर मौजूद छोटे तंबू वाले झींगे हमला करने के लिए बेताब लग रहे थे। बस, बैंगनी बांस से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ और कलाई की एक झटके से उसके हाथ में एक मछली आकार का खंजर प्रकट हो गया। जैसे ही छोटे तंबू वाले झींगे की मूंछें झपटी, सार्थक ने अपनी छड़ी को क्षैतिज रूप से घुमाया, जिससे बड़े तंबू वाले झींगे की मूंछें हट गईं, और फिर मछली आकार के खंजर ने छोटे झींगे की मूंछों को काट दिया। झींगे की आधी मूंछें टूट गईं और सार्थक ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए डेक पर कदम रखा और झींगे की पीठ पर कूद गया।
बैंग बैंग बैंग। इसने प्रतिद्वंद्वी को अपनी मूंछें फिर से घुमाने का मौका नहीं दिया और लगातार 3 वारों से इसने छोटे टेंटिकल झींगे के सिर को चपटा कर दिया। या पलक झपकते ही सार्थक डेक से नीचे गिर गया और उसकी झींगा मछली जैसी एक छोटी सी मूंछ उस पर झपटी। फुफकार। सार्थक को अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ, उसके कंधे से कमर तक फैले घाव के दर्द से वह लगभग बेहोश हो गया था। दुश्मन की सीमाओं को भेदते हुए आगे बढ़ना। सार्थक ने बैंगनी बांस को घुमाया और सीधे झींगे की मूंछों और सिर पर दे मारा। टकराना। झींगे की एक आंख चकनाचूर हो गई थी और उसकी आधी मूंछें टूट गई थीं। दर्द से तड़पता हुआ झींगा छटपटाने लगा, लेकिन इससे सार्थक को एक मौका मिल गया। वह मुड़ा, झींगे के पीछे आया, उछला और उसे नीचे पटक दिया, जिससे जहाज हिल गया। मैं तुम्हें अपनी मछली खाने दूंगा, मैं तुम्हें अपनी मछली खाने दूंगा। एक और झींगा मछली की मूंछ को हमला करते देख सार्थक ने तुरंत अपने पास मौजूद 4 चाकू निकाले और तेजी से उन पर वार किया। यहां तक कि सबसे खूंखार झींगा भी चाकू से डरता है। देखते ही देखते विशालकाय तंबूदार झींगे का एक और एंटीना टूट गया। उसने फिर भी छटपटाने और वापस समुद्र में कूदने की कोशिश की, लेकिन क्या सार्थक उसे यह मौका देगा? वह फिर से उछला और छड़ी से 3 बार वार किया, जिससे झींगे का सिर चकनाचूर हो गया। गतिहीन तंबूदार झींगे को देखकर सार्थक ने शाप देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मछली चुराने की, और तुम अपने बेटे को भी साथ लाए? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मछलियां इतनी आसानी से चुराई जा सकती हैं? अध्याय 24 मछलियों का एक और छोटा झुंड। सार्थक को अपनी पीठ पर खुजली महसूस हुई और जब उसने उसे छुआ तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि घाव बेहद बारीक था और उस पर पपड़ी जमनी शुरू हो गई थी। अरे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अभी अभी कोड़े मारे गए थे, फिर ये छोटा सा घाव कैसे हो गया? जब सार्थक ने खुद को छुआ तो उसने पाया कि घाव गायब हो गया था। फुफकार। सार्थक को तुरंत बैंगनी बांस के फल और फिर सांप के पित्त की याद आई। जरूर इन दोनों में से किसी एक का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। क्या यह संभव है कि यह ठीक होने की क्षमता निरंतर बनी रहती है? नाव पर टेंटिकल झींगा वाली घटना के बाद सार्थक ने मछली पकड़ना बंद कर दिया। उसने पहले चाकू मछली का अधिकांश भाग अवशोषित कर लिया और फिर छोटे टेंटिकल झींगा को, जिसका सिर चकनाचूर हो चुका था, अवशोषित कर लिया। सार्थक को आश्चर्य हुआ कि उस छोटे से टेंटिकल वाले झींगे की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर भी 36 अंक जितना अधिक था, जो लगभग आधे कटोरे से अधिक आत्मा भक्षण करने वाले मछली के सूप के बराबर था। वास्तव में किसी वस्तु का ग्रेड जितना ऊंचा होता है, उसमें उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित होती है। हालांकि सार्थक ने हिसाब लगाया और महसूस किया कि फिर भी नुकसान ही होगा। टेंटेकल श्रिम्प से निपटना नाइफ फिश से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उनसे निपटने के लिए भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जो कि बहुत खर्चीली होती है। इसके अलावा लड़ाई में खर्च होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा तो उसकी भारी खपत है। सार्थक का चेहरा उतर आया। मध्यम स्तर के मछुआरे समुद्र में हमेशा नुकसान में रहते हैं। काश वे हर दिन स्कूल जा पाते, और उससे भी बेहतर होता अगर वे हर दिन स्कूल में लड़ पाते। ये बहुत दुख की बात है कि हमें ये भी नहीं पता कि हम अब वापस जा सकते हैं या नहीं, इसलिए हमें पहले खेती पर ध्यान देना चाहिए। मार्च में आकाश बादलों से भरा होता है और रात में समुद्र का नज़ारा अभी भी खूबसूरत होता है, लेकिन समुद्र की शांति इसे थोड़ा रहस्यमय बना देती है। सार्थक ने झींगा मछली का मांस निकाला और उसे भोजन के रूप में नाव पर लटका दिया, जबकि सार्थक डेक पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी खेती शुरू कर दी। जैसे ही सार्थक ने इस तकनीक का अभ्यास शुरू किया, उसे अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। बेशक लॉकी ने अधिकांश ऊर्जा को सोख लिया, लेकिन फिर भी ये घर पर मिलने वाली ऊर्जा से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। अरे, फिर से वही बात हो गई। लगता है चांद की ओर मुख करके साधना करने से दुगनी प्रभावशीलता मिलती है। सार्थक का चेहरा अजीब सा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अविश्वसनीय रहस्य खोज लिया हो। हालांकि तैरते द्वीप पर शून्य मछली पकड़ने की तकनीक का अभ्यास करना आत्मा मछली पकड़ने की तकनीक से दर्जनों गुना अधिक प्रभावी था, फिर भी उसे कोई खास अंतर महसूस नहीं हुआ। समुद्र में चांदनी की सहायता से इसका प्रभाव तैरते हुए द्वीप की तुलना में कई गुना अधिक होता है। पहले जब वह केवल दूसरे स्तर का मछुआरा था, तब उसने वास्तव में अंतर महसूस नहीं किया था, लेकिन अब उसके शरीर में प्रवेश करने वाली प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा और शुद्धिकरण की लहरों के साथ, हालांकि वह इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता, फिर भी इसका प्रभाव आत्मा पकड़ने की तकनीक से दर्जनों या सैकड़ों गुना बेहतर है।
पहली सार्वभौमिक साधना तकनीक से जैसी उम्मीद की जाती है, इस स्तर की तीव्रता के साथ क्या एक दिन की साधना दूसरों के लिए कई महीनों की साधना के बराबर नहीं होगी। पहले की तरह जब से सार्थक ने समुद्र में अपना प्रशिक्षण शुरू किया था, पानी की सतह धीरे धीरे लहरदार होने लगी, जिसमें छोटी सफेद मछलियां समय समय पर ऊपर उछलती थीं और कभी कभी बड़ी पीली क्रोकर मछलियां भी बाहर निकल आती थीं। शायद सार्थक द्वारा आकर्षित आध्यात्मिक ऊर्जा शक्तिशाली तो थी, लेकिन पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। इसलिए हालांकि आसपास की मछलियां आकर्षित हुईं, कोई बड़ी हलचल नहीं हुई, बल्कि लगातार छोटी मोटी हलचलें होती रहीं। स्मैक! एक छोटी सी सफेद मछली नाव पर कूद गई और सार्थक के सामने डेक पर थपथपाने लगी। छप छप! एक बड़ी पीली मछली सार्थक के किनारे पर आकर गिरी और डेक पर थपथपाने लगी। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़! छोटी छोटी सफेद मछलियां सार्थक के चेहरे पर कूद पड़ी, एक नहीं बल्कि दो दो। सार्थक गुस्से में आकर तुरंत अपना अभ्यास रोक दिया। क्या तुम लोग पानी में नहीं रह सकते? समुद्र से बाहर निकलकर मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारना आसान है? सार्थक ने नाव से एक एक करके 5-6 मछलियों को मछली रखने वाले डिब्बे में फेंका, लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा रुकी, दर्जनों मछलियां उछलने लगीं। सार्थक ने अपना सिर नाव के किनारे की ओर झुकाया और नीली स्नैपर मछली को छटपटाते हुए देखा, और दूर समुद्र की सतह पर एक ठंडी चमक दिखाई दी, जो चाकू मछली जैसी लग रही थी। कुछ सांसों के बाद पानी की पूरी सतह मथने लगी। ये दृश्य देखकर सार्थक चौंक गया और तुरंत पालती मारकर बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। साधना शुरू होते ही स्थिति धीरे धीरे शांत हो गई। सार्थक को एहसास हुआ, तो मैं ही मांस खा रहा हूं और तुम सब बस सूप पी रहे हो। लेकिन समय बीतने के साथ साथ सार्थक की चिंता बढ़ती गई। क्या मैं ही साधना कर रहा हूं या तुम सब? क्या मैं मृत्यु के कगार पर साधना कर रहा हूं? आसपास मछलियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और जब भी सार्थक रुकता, समुद्र तुरंत मथनी करने लगता, जिससे वह इतना डर जाता कि रुकने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। अंततः चंद्रमा अस्त हो गया और दूर क्षितिज पर एक सफेद रोशनी दिखाई देने लगी, जिसके बाद हर दिन भोर की पहली किरणें दिखाई देती थीं। पिछली बार की तरह ही सार्थक अचानक चौंक उठा, उसकी कलाई में तेज दर्द हुआ और लौकी तेजी से चमक उठी, मानो वह अभी फटने वाली हो। महज 3 सेकंड में एक जोरदार आवाज के साथ सार्थक के हाथ से लपटें फूट पड़ी, जिससे उसके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसका पूरा हाथ अब आग की लपटों में घिर गया था। इस बार सार्थक ज्यादा समझदार था, वह सीधे मछली रखने वाले डिब्बे में कूद गया और फिर ढक्कन बंद कर दिया। अगले ही पल समुद्र की सतह उबल उठी और एक बेहद अद्भुत दृश्य सामने आया। विभिन्न रंगों की सैकड़ों हजारों मछलियां पानी की सतह पर उछल कूद कर रही थीं और फिर उछलने कूदने लगीं। नाइफ फिश, ब्लू ब्रीम, टेंटिकल श्रिम्प, स्नेकहेड, लार्ज येलो क्रोकर, और यहां तक कि एक बड़ा मीट टर्टल भी, लेकिन वह बड़ा मीट टर्टल नाव पर कूद नहीं सका। समुद्र पल भर में खून से लाल हो गया और कई बड़ी मछलियां बेतहाशा उछल कूद कर रही थीं। डेक पर लगातार धमाके और धमाकों की आवाज आ रही थी। शायद नीली मछलियों का बल इतना तेज था कि वे नाव के पतवार से टकराकर उसे हिला रही थीं। उनके नीचे का पतवार रुक रुक कर चरमरा रहा था, और सार्थक को तो ये भी शक हो रहा था कि मछली पकड़ने वाली नाव टूटकर बिखर जाएगी। सार्थक का मानना है कि अगर आप इस समय बाहर निकले तो देखते ही देखते चारों ओर से मछलियों के झुंड आपको घेर लेंगे। टकराना टकराना, बीच बीच में डेक को छेदते हुए चाकुओं की आवाजें, जहाज के बाहरी हिस्से से टकराते पत्थरों की आवाजें और कुछ हिलने डुलने की आवाजें सुनाई देती थीं। आवाजों को धीरे धीरे शांत होने में 10 मिनट से अधिक समय लगा। सार्थक ने सावधानी से हैच से बाहर झांका तो उसने देखा कि डेक पर क्षत विक्षत मछलियों के शवों का ढेर लगा हुआ था। कुछ जीवित मछलियां तड़प रही थीं और कुछ नुकीली मछलियां, जिनके पंजे अब नहीं थे, हाँफ रही थीं। सार्थक, समुद्र कितना बेहतर है! इस जहाज में कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित होगी। मछलियों से भरी नाव को देखकर सार्थक मुस्कुराया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे असली मछलियां थीं या सिर्फ मछली के टुकड़े, उसके लिए तो वे सब आध्यात्मिक ऊर्जा थीं। क्या दानव शोधन पात्र के हथियार बनाने के विकल्प के लिए 2000 आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती? क्या आकाश और पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती? आधा महीना समुद्र में बिताना तो बहुत आसान होगा, है ना? ये सब सोचने के बावजूद सार्थक ने मछली रखने के सभी डिब्बों की सावधानीपूर्वक तलाशी ली। उसे कोई सांप तो नहीं मिला, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे एक काली गेंद मिली। मछली रखने वाले डिब्बे के अंदर काली गेंद लुढ़क रही थी। नाम बॉल फिश।
स्तर 10, गुणवत्ता औसत, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 290 अंक। प्रभावी प्रभाव, बॉलफिश का हृदय शहद की तरह मीठा होता है, इसका लंबे समय तक सेवन शरीर की पुनर्प्राप्ति क्षमता को बढ़ा सकता है। मछली की हड्डियों को इकट्ठा करके गुप्त हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अवशोषक, हे भगवान, 290 अंक की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी अधिक होती है। मेरी याद में बॉलफिश एक खास तरह की मछली थी जो बेहतरीन मछली पकड़ने वाले इलाकों में पाई जाती थी। ये काफी भद्दी होती थी और आसानी से कांटे में फंस जाती थी। हालांकि एक बार कांटे में फंस जाने के बाद इसे पकड़ना आसान नहीं था क्योंकि ये जीव कांटे उगल सकते थे। इसके गोलाकार शरीर पर त्वचा के नीचे 108 काले कांटे छिपे होते थे। खतरा महसूस होने पर ये कांटों की बौछार कर देते थे, मानो तीरों की बारिश हो रही हो। अगर कोई बॉलफिश बच भी जाती तो 3 से 5 दिनों के भीतर नए कांटे उगाते थे, इसलिए बहुत कम जीव इस मछली को उकसाने की हिम्मत करते थे। मनुष्य भी इन्हें पकड़ने से कतराते हैं क्योंकि ये हेजहॉग की तरह आसानी से चुभ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें लगभग न के बराबर मांस होता है। इनका एकमात्र लाभ यह है कि बॉलफिश का हृदय आध्यात्मिक सार से भरपूर होता है और इसमें पुनर्जीवन की प्रबल क्षमता होती है। सार्थक ने गहरी सांस ली। क्या मैं एक बेहतरीन मछली पकड़ने के स्थान पर आ गया हूं? सार्थक ने एक क्षण के लिए विचार किया और गेंद मछली से निपटने का काम स्थगित करने का निर्णय लिया क्योंकि यह काफी मुश्किल था। उसने मछली रखने वाले डिब्बे का ढक्कन बंद किया और बचे हुए अंगों और शवों को तेजी से निगलने लगा। आधे घंटे बाद उस मछली रखने के स्थान को छोड़कर जहां बड़ी पीली क्रोकर मछली फेंकी गई थी और गेंद वाली मछली रखने के स्थान को छोड़कर बाकी सभी मछली रखने के स्थान खाली थे। सार्थक ने बेस बोर्ड को पूरी तरह से साफ कर दिया था और आध्यात्मिक ऊर्जा का मान अचानक बढ़कर 2584 अंक हो गया था, जो एक भरपूर फसल का संकेत था। सार्थक ने कुछ देर सोचा और पहले गेंदनुमा मछली को मारने का फैसला किया। उसके बाद वह हथियार बनाने का काम शुरू कर सकता था। उसके पास पहले से ही 5 हथियार थे, साथ ही बैंगनी बांस भी था, इसलिए वह काफी धनी और शक्तिशाली था। सार्थक ने दरवाजा लात मारकर खोला और झट से कुछ कदम पीछे हट गया। अगले ही पल 3 काले नुकीले कांटे आसमान में उड़ गए। हे भगवान, ये तो बहुत ही क्रूर है। सार्थक ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को पानी में फैलाया और उसे हिलाया। तभी मछली रखने वाले छेद से कई काले नुकीले टुकड़े आसमान में उछलते हुए सुनाई दिए, मानो हुश 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 की आवाजें आ रही हो। सार्थक, अरे दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है। ये तो किसी कछुए को जार में पकड़ने जैसा है। अब क्या कर सकते हो? सार्थक कुछ देर तक हिलाता रहा और जब उसे कांटों के उछलने की आवाज सुनाई देना बंद हो गई तो उसका साहस बढ़ा और उसने बैंगनी बांस की छड़ी उठाकर फिर से हिलाना शुरू कर दिया। 5 मिनट तक हिलाने के बाद उसने कुछ और कांटे निकाल दिए। क्या अब ये खत्म हो गया है? कुछ मिनट बाद सार्थक ने सफेद आंखों वाली एक गहरे रंग की गोल गेंद के आकार की मछली उठाई। पूरी गेंद नर्म और चिकनी थी। बिना कुछ कहे सार्थक ने बॉलफिश की त्वचा में चाकू भोंक दिया, मानो पिचक गई हो। कुछ ही सेकंड बाद त्वचा का एक बड़ा टुकड़ा उसके सामने प्रकट हुआ। अरे, ये चीज एक बढ़िया पैकेज बन सकती है। सार्थक ने बॉलफिश का दिल निकाल लिया। ये सफेद और थोड़ा सख्त था। क्या ये चीज 290 आध्यात्मिक ऊर्जा के लायक थी? छूने पर दिल ठंडा लग रहा था और मुझे उससे आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती हुई महसूस हो रही थी। सार्थक ने स्वाभाविक रूप से इसे बर्बाद नहीं किया और सीधे अपने मुंह में डाल लिया। अंगूठे के आकार की चीज को खुद खा लेना बेहतर है, दानव शोधन पात्र द्वारा इसे सोख लेना व्यर्थ होता। सचमुच, भोजन समाप्त करने के बाद सार्थक ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस की, जो बढ़कर 2856 अंक हो गई। हालांकि वह पहले से ही इस परिणाम से अवगत था, फिर भी सार्थक आश्चर्यचकित था। आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में इतनी अधिक थी। क्या मौखिक सेवन से प्रभाव दोगुना नहीं होना चाहिए था? उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा केवल 290 अंक ही क्यों थी? क्या ये कांटों के हट जाने के कारण था? यही कारण होना चाहिए। सार्थक को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बॉलफिश का दिल बाजार में 3 मध्यम श्रेणी के मोतियों के बराबर कीमत दिला सकता है। अगर उसे पता होता तो शायद वह उसे खाने के बजाय रोता और गिड़गिड़ाता। इसके अलावा आमतौर पर कोई भी इसे इस तरह नहीं खाता। भला कौन इसका दिल निकालकर सीधे खाएगा? अगर बॉलफिश के दिल का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाए तो इसके फायदे कई गुना बढ़ सकते हैं। अध्याय 25। इतनी गरीबी की उसे देखना असहनीय है। आखिरी मछली रखने के डिब्बे को साफ करने के बाद सार्थक के आध्यात्मिक ऊर्जा भंडार अंततः 3000 से अधिक हो गए,
जो 3241 अंकों के उच्च स्तर पर पहुंच गए, जो उसके लिए समुद्र तल पर 3 बार और सफिंग करने के लिए पर्याप्त थे। बेशक हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, चाहे वह समुद्री अजगर हो, खतरनाक भूतिया क्लैम हो या टेंटेकल्स से भरा समुद्री एनीमोन हो, ये सभी डरावने होते हैं। जहाज के अगले हिस्से में सार्थक टूटे हुए नियंत्रक से टिककर दानव शोधन पात्र का अध्ययन करने लगा। अपनी हथेली में रखे सेब के आकार के छोटे हरे लौकी को देखकर सार्थक को एक विचार आया। सक्रिय करें। एक विचार के साथ ही सार्थक की 2000 आध्यात्मिक ऊर्जा क्षण भर में गायब हो गई और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल लहर लौकी में समा गई। सार्थक को अपने मन में धुंध छाई हुई महसूस हुई और जब धुंध छटी तो उसके मन में एक अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रकट हुई। उस शून्य में मानो एक धधकती भट्टी चल रही हो। सार्थक स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि वह चाहे तो लौकी में कुछ भी डाल सकता है और फिर किसी प्रकार का अद्भुत संश्लेषण कर सकता है। इसी दौरान सार्थक के मन में एक विचार आया। स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी। स्वर्ग और पृथ्वी को भट्टी के रूप में और आध्यात्मिक ऊर्जा को अग्नि के रूप में उपयोग करके सभी चीजों को हथियारों में परिवर्तित किया जा सकता है। जब ये शब्द सार्थक के मन में आए तो उसने तुरंत गहरी सांस ली। आकाश और पृथ्वी को भट्टी की तरह इस्तेमाल करना, कितना घमंड भरा लहजा है। हालांकि वॉइड फिशिंग टेक्निक के परिचय के बारे में सोचते ही मुझे तुरंत राहत महसूस हुई। ये बात समझ में आती है, मैं पहले ही पुनर्जन्म ले चुका हूं, अब और क्या स्वीकार नहीं कर सकता। सार्थक ने बैंगनी बांस, मछली काटने वाले खंजर, लोहे की महीन मछली पकड़ने वाली छड़ी और यहां तक कि अपने फटे पुराने कपड़ों पर भी नजर डाली। ये सोचकर कि उसके पास पहले से ही 5 मछली काटने वाले खंजर हैं, उसने तुरंत उनमें से एक को स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी में डाल दिया। जैसे ही चाकू मछली वाला खंजर गायब हुआ, उसे लौकी के अंदर एक धुंधला सा स्थान दिखाई दिया, जिसमें एक चाकू चुपचाप हवा में तैर रहा था। पिघलाना। भट्टी में आग पल भर में भड़क उठी और पलक झपकते ही हथेली के आकार का एक छोटा सा चाकू बाहर तैरने लगा। इतनी तेजी। जैसे ही सार्थक ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि उसके सामने एक छोटा सा चाकू प्रकट हुआ और उसके हाथ में आ गिरा। फुफकार। सार्थक अचंभित रह गया। यह इतना छोटा है। मेरा आधा मीटर लंबा चाकू कुछ ढलाई के बाद उड़ने वाला खंजर बन जाता है। सार्थक ने चाकू उठाया और किसी कारणवश उसे ऐसा लगा कि यह उसके लिए एकदम उपयुक्त है। हालांकि सार्थक सबसे पहले ये साबित करना चाहता था कि हथेली के आकार का ये चाकू कितना शक्तिशाली है। उसने चाकू उठाया और दूसरे चाकू पर वार किया और देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। माना जाता था कि वह चाकू बेहद मजबूत था, लेकिन उस पर खरोंच के निशान पड़ गए थे। वह आश्चर्यजनक है। सार्थक ने अपने बगल में मौजूद बैंगनी बांस पर एक नजर डाली और मन ही मन सोचा, अगर मैं इसमें एक कट लगा दूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? काटना। हल्की सी थपथपाहट से एक कुरकुरी आवाज निकली। सार्थक ने ध्यान से देखा और पाया कि बैंगनी बांस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी और चाकू भी सुरक्षित था। सार्थक को राहत मिली। ऐसा लग रहा था कि बैंगनी बांस बहुत ही उच्च गुणवत्ता का था। लेकिन जब उसने दोबारा दानव शोधन पात्र को देखा तो वह तुरंत अवाक रह गया। केवल 1053 अंक बचे हैं। 188 अंक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हो गई। सार्थक हिचकिचाया। हालांकि परिणाम प्रभावशाली थे, लागत भी उतनी ही भारी थी। और ये तो सिर्फ एक तलवार बनाने की बात थी, अगर वह बैंगनी बांस की बनी होती तो क्या होता। भारी मन से उसने बैंगनी बांस को स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी में डाल दिया और फिर उतने ही भारी मन से उसने बाकी बचे चाकू भी उसमें फेंक दिए। उसे किसी भी हालत में हथियार की जरूरत थी और वह हे श्याओ के बांस के डंडे से बेहद ईर्ष्या करता था। सार्थक ने गहरी सांस ली। खैर, उसके मछलीघर में अभी भी बड़ी पीली क्रोकर मछली थी और बॉलफिश का टैंक भी था जिसे उसने अभी तक अवशोषित नहीं किया था। अगर आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी तो वह अभी भी कुछ 100 अंक और अवशोषित कर सकता था। सार्थक के दिमाग में विचार दौड़ पड़े। चलो इसे बनाते हैं, देखते हैं हम क्या बना सकते हैं। सार्थक ने मन ही मन सोचा, अगर हम रुई जिंगू बैंक बंदर राजा की छड़ी बना सके तो कितना अच्छा होगा। 2 सांसों के बाद लौकी से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक बैंगनी लाल रंग की छड़ी तैरती हुई बाहर आ गई। सार्थक को सबसे पहले यह महसूस हुआ कि उसका शरीर अचानक कमजोर हो गया है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह इतना मजबूत नहीं था कि उसे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता पड़े, जिससे सार्थक को राहत मिली। बैंगनी लाल रंग की छड़ी का बारीकी से निरीक्षण करने पर सार्थक एक बार फिर अचंभित रह गया। क्या ये रुई जिंगू बैंक बंदर राजा की छड़ी नहीं थी?
अंतर यह था कि रुई जिंगू बैंग के दोनों सिरों पर सोने के छल्ले थे और बीच में काला लोहा था, लेकिन इसके सिरे चांदी सफेद थे और बीच का हिस्सा बैंगनी लाल था। सार्थक चौंक गया। तो तैयार उत्पाद उसकी कल्पना पर आधारित था। फिर दोनों सिरे चाकू की सामग्री होंगे और बीच का हिस्सा बैंगनी बांस होगा। बैंगनी बांस की छड़ी मध्यम श्रेणी का सामान्य। नोट: मुख्य रूप से 280 साल पुराने सामान्य बैंगनी बांस से निर्मित, जिसमें चाकू मछली की धातु ऊर्जा समाहित है। ये चाकू की तरह तीक्ष्ण आभा उत्सर्जित कर सकता है। मध्यम स्तर का नश्वर प्राणी। हथियारों का भी स्तर होता है। ये तो समझ में आता है। चून की साधना का स्तर होता है, इसलिए हथियारों का भी स्तर होना चाहिए। लेकिन क्या बैंगनी बांस एक उच्च श्रेणी का खजाना नहीं है? ये यहाँ केवल नश्वर स्तर का, और वह भी मध्यम श्रेणी का क्यों है? सार्थक ने उसे ध्यान से देखा और अपने हाथ में उठाकर उसका वजन भी किया। हे भगवान, इसका वजन कम से कम 100 या 200 पाउंड होगा। अगर यह किसी पर गिर जाए तो उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। जब सार्थक ने एक हाथ से लाठी पकड़ी तो उसे लगा कि यही वह हथियार है जिसे वह कई वर्षों से इस्तेमाल करता आ रहा है। उसने उसे हल्के से घुमाया, और हालांकि वह थोड़ा भारी था, फिर भी उसे संभालना बेहद आसान था। सार्थक को मौका देखकर तुरंत उत्साह हुआ और उसने 10 दिशाओं की छड़ी की तकनीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हर प्रहार और घुमाव के साथ एक शक्तिशाली हवा उत्पन्न होती थी, और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह से वह अपनी गतिविधियों से प्रकाश और छाया उत्पन्न करने में सक्षम था। 10 दिशाओं वाली छड़ी काटने, झाड़ू लगाने और धकेलने पर जोर देती है। इस समय बैंगनी बांस की छड़ी सार्थक के शरीर का ही एक हिस्सा प्रतीत हो रही थी। उसके हाथों में अविश्वसनीय रूप से लचीली, जिससे उसके हाथ, पैर और शरीर छड़ी की स्थिति को तुरंत नियंत्रित और प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे। पूरे आधे घंटे तक अभ्यास करने के बाद सार्थक को इसका उपयोग करने में अधिक सहजता महसूस होने लगी और उसने जल्दी ही 10 दिशाओं वाली छड़ी का सार समझ लिया। अगर हे शियाओयू यहाँ खड़ी होती तो उसका मुंह खुला रह जाता, क्योंकि सार्थक की 10 दिशाओं वाली छड़ी उस क्षण अचानक एक छोटे आकार में सिकुड़ गई थी। ठंडा। सार्थक रुका, एक शब्द बोला और फिर चक्कर आने और पेट में तेजाब भर जाने जैसी अनुभूति के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसने जल्दी से दानव शोधन पात्र पर नजर डाली और कड़वी मुस्कान से खुद को रोक नहीं पाया। छड़ी की तकनीकों के एक ही सेट ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को समाप्त कर दिया था। स्वामी सार्थक। स्तर 5 मध्यम स्तर का मछुआरा। आध्यात्मिक ऊर्जा 0-159। आध्यात्मिक नस प्रथम श्रेणी का श्रेष्ठ। हथियार बैंगनी बांस की छड़ी। मुख्य साधना तकनीक शून्य मछली पकड़ने की तकनीक का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है हुकिंग तकनीक, नश्वर स्तरीय दिव्य रैंक। नंबर 0 को देखते ही सार्थक बड़ी बड़ी पीली मछलियों से भरे मछली रखने वाले डिब्बे में घुस गया, एक मछली को पकड़ लिया और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद उसने मछली रखने का एक पात्र खाली कर दिया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अंततः 144 अंकों पर वापस आ गई। हाँ, बड़ी पीली मछलियों से भरी पूरी नाव से केवल 144 स्पिरिट पॉइंट्स मिलते हैं। सार्थक को एक ही समय में रोने और हंसने का मन कर रहा था। उसने आध्यात्मिक पुण्य कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, यहाँ तक कि 2 बार भी, और कुल मिलाकर 3000 से भी कम पुण्य प्राप्त कर पाया था। महज 2 मिनट में सारे पुण्य खत्म हो गए, एक भी पुण्य नहीं बचा। उसे मानो एक विशाल गड्ढा दिखाई दे रहा था। केवल हथियारों को परिष्कृत करने में ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती थी। आखिर यह स्वर्ग और पृथ्वी को परिष्कृत करने वाली कौन सी चीज थी जिसे खोलने मात्र के लिए 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी? सार्थक को पूर्वाभास हो गया था कि अब से उसे प्रतिदिन आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अन्य लोग मछली पकड़ने पर कुछ ही अंक खर्च करते थे, या ज्यादा से ज्यादा लड़ाई पर कुछ दर्जन अंक। लेकिन वह अभी केवल मछुआरे के स्तर पर था, फिर भी वह हजारों हजारों अंक खर्च कर रहा था। क्या वह अब भी आनंद ले पाएगा? सार्थक ने एक छड़ी पकड़ी और आह भरी, फिर गुस्से में आकर उसे एक कोने में दे मारा, मानो अपनी झुंझलाहट मिटाना चाहता हो। हालांकि गलती से उसने मछली पकड़ने वाली नाव के नियंत्रण पैनल यानी इंजन पर वार कर दिया और इस प्रक्रिया में लकड़ी का एक आवरण तोड़ दिया। सार्थक ने मन ही मन सोचा, मैं तो गया काम से। यह मछली पकड़ने वाली नाव पहले से ही जर्जर थी, और अब जब मैंने इसे तोड़ दिया है तो क्या आकाशद्वीप मुझसे इसका हर्जाना वसूलेगा? जैसे ही सार्थक संभावित आर्थिक नुकसान को लेकर चिंतित हो रहा था, उसने कंट्रोलर पर धातु का एक टूटा हुआ टुकड़ा देखा। यह एक कट का निशान था, न कि स्टिक से मारने से बना हुआ। सार्थक नीचे झुक गया और काफी देर तक घूरता रहा, फिर उसके चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए।
मानव निर्मित। आखिर कौन मुझे मारना चाहता है? सबसे पहले उसके दिमाग में रूपेश का नाम आया, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। रूपेश से उसकी बनती नहीं थी, लेकिन क्या इतने छोटे बच्चे में इतनी क्षमता हो सकती है? इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता था कि वह द्वीप कब छोड़ रहा है, और अगर पता भी होता तो वह तैरते हुए द्वीप से निकल रही मछली पकड़ने वाली नाव को कैसे नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन अगर यह रूपेश नहीं है तो फिर कौन है? मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को नाराज किया है ना?